बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में भी इस वक़्त जो है क्राइसिस है और बच्चे और जो हमारी औरतें हैं वहाँ पे दे आर हैविंग अ वेरी डेवास्टेटिंग सिचुएशन। सो इन द एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द पैलेस्टाइन मिज़री दैट इज़ हैपनिंग? अच्छा, यहाँ पे डेफ़िनेटली हमारी जो हुकूमत है या फिर हमारे जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनको एक रोल प्ले करना चाहिए ताकि उनकी वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ पे अमन आए, उसके लिए। और उसके बाद वहाँ पे उन लोगों को जो मुश्किलात हैं, उनके अज़ाले के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इस लिहाज़ से डेफ़िनेटली ओरल हेल्थ भी उन्हीं चीज़ों में है, क्योंकि वहाँ पे लोग हो सकता है इन चीज़ों से भी सफ़र कर रहे हों। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ से डॉक्टर्स की टीम भेजी जानी चाहिए जो कि वहाँ के लोगों का जो है वो इलाज करें। There's so many like brushes now available। अच्छा अभी तो चारकोल ब्रश भी आ गया है। डॉक्टर्स कहते हैं चारकोल सोडा वाइट जो कि हमारा ट्रेडिशनली यूज़ होता है दंदास से मिसवाक। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दैट? देखें जहाँ तक बात है ब्रश की, तो ब्रश हमेशा सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए। हार्ड ब्रश से आप अपने दांतों को डैमेज करेंगे, पहली चीज़। अ, दंदासे वगैरह के देखिए मेडिकली तो बहुत ज़्यादा कुछ इतना उसके बारे में मैंने शायद मेरी नॉलेज में ना हो। मसवाक इज़ डेफ़िनेटली गुड। खा के पूरे दाँत ही पे कीड़े होते हैं और वो पेट में जा रहा होता है खाना मेरे ख़्याल से। तो आई थिंक इट इज़ उसको कंट्रोल बच्चों को कैसे बोलें भाई कि ब्रश करो आफ्टर हैविंग चॉकलेट? अच्छा देखिए इसमें बच्चों से ज़्यादा मैं समझता हूँ पेरेंट्स का कसूर है, बिल्कुल सही। ठीक है? देखें बच्चा हम उसको मीठा खाना उसको बचपन से तो नहीं पता होता, हम ही उसको आदत डालते हैं। ठीक है, अगर उसको पता भी है और अगर उसकी हैबिट डल चुकी है, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट से एक बात कहता हूँ कि इसको मना ना करें। हुँ। अच्छा, जब कभी भी हम मीठा खाते हैं तो होता क्या है कि ओरल की पीएच जो है वो ड्रॉप कर Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another podcast of the Crescent Perspective. So in our health series हमने पहले psychology discuss की, mental health, then we discuss gynecology और आज हम discuss कर रहे हैं oral health, which is कि आपके जो जहाँ से आप खाते हैं दाँत जो आपके इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं उसकी हेल्थ के लिए उनके क्या-क्या मसाइल होते हैं। So today we have a very special guest, Dr. Abdul Rahman. He's an orthodontist and he's currently working at Fatma Dental Clinic और आज ही हमें बताएंगे अबाउट द ओरल हेल्थ और इसके क्या क्या मसाइल होते हैं एंड सो सबसे पहले हम वेलकम टू द पॉडकास्ट थैंक यू वेरी मच। एंड हम आपसे ये भी पूछेंगे कि व्हाट हैज़ बीन योर एजुकेशन जर्नी, आपने क्या पढ़ा, कब सोचा कि आप दांतों के डॉक्टर बनने वाले हैं एंड व्हाट आर द इश्यूज दैट यू आर डीलिंग विद? अच्छा करंटली मैंने अपने बीडीएस जो है वो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से किया 2012 का ग्रेजुएट था, 13 में हाउस जॉब कंप्लीट की। फिर लेटर ऑन स्पेशलाइज़ेशन की तरफ सोचा, तो फाइनल ईयर के अंदर ही एक बड़ा अमेज़िंगली चीज़ है कि फर्स्ट पाव हुई थी मीन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें वर्ल्ड ऑर्थोडोंटिस्ट के प्रेज़िडेंट आए हुए थे। तो उनका लेक्चर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला बस अब यही कहता है। उनके केसेस देखे, तो केसेस जब देखे तो वो बहुत अच्छे लगे प्लीज़िंग कि पेशेंट की बिफ़ोर स्माइल कैसी थी और आफ्टर स्माइल कैसी थी और पूरी पर्सनैलिटी उसकी स्माइल एवरीथिंग वो बहुत ज़्यादा उसमें ड्रास्टिक चेंज था। तो यही था कि यार अब सिर्फ यही करना है। तो बस वहाँ से एक माइंडसेट बन गया और जब मैं अपने फाइनल ईयर की बुक्स लेने के लिए गया तो मैंने सब बुक्स ले ली थी, ऑर्थोडोंटिक्स की बुक्स नहीं ली थी। वो उस वक़्त शॉर्ट हुई हुई थी और मैंने ली नहीं। मैंने बोला इसको एंड में देख लेंगे और वैसे भी सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़ा नहीं जाएगा शुरू में। लेकिन वो बोरिंग चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद आई कि लेटर ऑन वहीं से एक जर्नी स्टार्ट की और ये चीज़ फाइनल ईयर के अंदर ही डिसाइड हो गई थी कि अब ऑर्थोडोंटिक्स में ही कुछ करना है। तो पाकिस्तान के अंदर जो डिग्री है वो है एफसीपीएस या सेकेंडली डिग्री है एमडीएस। तो एफसीपीएस थोड़ा-सा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था, तो उसकी तरफ जाने के बारे में सोचा। हर्डल्स काफ़ी आई इनिशियली ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जब एफसीपीएस पार्ट 1 दे दिया तो ट्रेनिंग मिलना एक बहुत मुश्किल काम है। जो डेंटल से लिंक्ड हैं लोग, उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इज़ नॉट टू क्लियर द पार्ट 1 ऑफ एफसीपीएस बट टू गेट द ट्रेनिंग। तो काफ़ी जगह धक्के खाए इनफैक्ट। तो उसके बाद फाइनली आई गॉट माय ट्रेनिंग फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल व्हिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेफिनिटली इन पाकिस्तान। तो वहाँ से 4 साल की ट्रेनिंग की और उसके बाद एफसीपीएस 2 का एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर किया। फिर उसके बाद कुछ फॉरेन लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स भी दिया रिलेटेड टू ऑर्थोडोंटिक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस वही जर्नी जो है वो अब चल रही है एज़ अ विज़िटिंग ऑर्थोडोंटिस्ट। मॉर्निंग में मैं एक कॉलेज से भी एफ़िलिएटेड हूँ और
कहीं कुछ कॉलेजेस हैं और कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जहाँ पे मैं एज़ अ विज़िटिंग स्पेशलिस्ट जा रहा होता हूँ। सेकंडली मैं अपनी एक क्लिनिक रन करता हूँ, उसका नाम है फातिमा डेंटल एंड स्किन केयर, क्योंकि मेरी वाइफ़ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं क्योंकि। तो वहाँ पर भी डेंटल के अंदर जिस तरह से ब्रेसेस एक स्पेशलिटी है, तो डिफरेंट बेस डेंटिस्ट्री के अंदर भी स्पेशलिटीज़ हैं। नॉर्मली लोगों को ये चीज़ इतनी ज़्यादा पता नहीं होती, वो कहते हैं कि एक डेंटिस्ट है, वही सारे के सारे काम करेगा। लेकिन हर चीज़ की एक स्पेशलिटी होती है, जैसे रूट कैनाल है, उसकी एक सेपरेट स्पेशलिस्ट है, ब्रेसेस का एक सेपरेट स्पेशलिस्ट है, कोई सर्जरी माइनर ओरल करनी है, तो उसका एक अलग स्पेशलिस्ट है। इसी तरह अब करंटली इम्प्लांट्स आ गए हैं, तो इम्प्लांट्स एक अलग स्पेशलिस्ट जो है वो डील कर रहा होता है। तो करंटली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट एट फातिमा डेंटल एंड स्किन केयर, जिसको जो है वो मैं लीड कर रहा होता हूँ, और हर स्पेशलिटी अब जो है वो स्पेशलिटी बेस्ड काम कर रही होती है। Right. So basically your specialty is in braces. जी। So at which age जब बच्चे छोटे होते हैं उनके दांत, मैं खुद एक braces holder रही हूँ काफ़ी साल, and long hours of sitting at the dentist, और वो यही था कि obviously एक perception होता है कि मतलब इसका एक cosmetic element भी होता है, you'll get confidence when you have braces. तो किस उम्र में आपको लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों की तरफ लाना चाहिए, and how costly it is, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है ये एंड ऑल दैट? इस बारे में कुछ गाइड करें हमारे ऑडियंस को। अच्छा, एक सबसे बड़ी मिथ है, और मिथ मिथ के बजाय मैं ये कहूँगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ नॉलेज है। वो हमारे डेंटल ग्रेजुएट्स या डेंटिस्ट के अंदर भी पाई जाती है, और जनरल पॉपुलेशन में तो फिर डेफ़िनेटली ट्रांसफ़र हो रही होती है। उसमें सबसे बड़ी वो ये चीज़ कहते हैं कि जब पूरे पक्के दाँत आ जाएँ तो डेंटिस्ट के पास लेके जाएँ, चाहे वो 12 साल में आए, चाहे वो 13 साल में आए। जबकि इन रियलिटी जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट है, वो ये रिकमेंड करती है कि 7 साल की एज के अंदर एक ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन ज़रूर हो जाए। क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट का मकसद ये नहीं है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेसेस लगा दिए और दाँतों को सीधा कर दिया। बल्कि वो फेशियल स्ट्रक्चर्स, यानी जॉज़ किस तरह से हैं, कोई जॉज़ तो मेल अलाइन्ड नहीं है, कोई जबड़ा बहुत ज़्यादा आगे है, कोई जबड़ा बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं है, तो उनकी अलाइनमेंट करना भी ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर आता है। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स ये कहती है कि 7 इयर्स के अंदर एक ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन हो जानी चाहिए, और कोई इंटरवेंशन अगर ऑर्थोडोंटिक नीडेड है, तो उसकी आइडियल एज है 9 टू 11 इयर्स। उसके लिए आप वेट ना करें कि सारे पक्के दाँत जो हैं वो आ जाएँ, दूध के सारे दाँत गिर जाएँ, नहीं। क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट का एक और सबसे मेजर रोल ये होता है कि वो ये गाइड करता है कि कौन से दाँत को किस टाइम के ऊपर शेड हो जाना चाहिए, कौन से दाँत को किस टाइम के ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये सारी मॉनिटरिंग जो है, जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ है फ्रॉम डेसिडुअस टू परमानेंट डेंटिशन, उस सब स्टेजेस को मैनेज करना ये सिर्फ़ ऑर्थोडोंटिस्ट बेहतर तौर से कर सकता है। ये ऑर्थोडोंटिक्स की स्पेशलिटी के अंदर लाई करता है। तो 7 इयर्स में एक ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन विद एन ऑर्थोडोंटिस्ट, और अगर कोई इंटरवेंशन नीडेड है, तो उसका आइडियल टाइम है 9 टू 11 इयर्स। ओके, सो बिफोर योर परमानेंट टीथ, सो दैट कैन बी आपको फिर वो जो ब्रेसेस है वो लग जाएँगे, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, यानी वो मिक्स्ड डेंटिशन फ़ेज़ होता है। कभी-कभार हमें ब्रेसेस से पहले कुछ अप्लायंसेस देनी पड़ती हैं, जिसको हम फंक्शनल अप्लायंसेस कहते हैं। ठीक। उनका काम सिर्फ़ ग्रोथ की मॉडिफ़िकेशंस होती है, और वो जॉस को जो है वो उनकी ग्रोथ को मॉडिफ़ाई कर रहा होता है, ताकि हमें लेटर ऑन किसी सर्जरी की नीड ना पड़े। क्योंकि अगर सीवियरिटी बहुत है जॉस के दरमियान में, तो हमें सर्जरी की नीड पड़ सकती है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, अगर पेशेंट आज ही 13-14 साल के अंदर रहा है, तो उसकी ग्रोथ तो उस वक़्त तक खत्म हो चुकी है। तो जब एक दफ़ा ग्रोथ खत्म हो चुकी है, तो देन वी आर लेफ्ट विद अदर ऑप्शंस लाइक सर्जरी, या फिर दाँत निकाल के चीज़ों को सीधे करना। जितना अर्लियर प्रेज़ेंट करते हैं, चीज़ें बहुत सी हमारे हाथ में होती हैं, उनको हैंडल करना आसान हो जाता है। So except like there's a beauty element to it as well. But what are the other symptoms that parent have to look for? इसके अलावा और क्या deformities हो सकती हैं? If you don't go for braces, आप कहें कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, I don't need it. So इसके और भी कोई वो है प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड? डेफ़िनेटली, सबसे पहले इश्यू है साइकोलॉजिकल। अक्सर ये पीयर रिव्यूज़ में देखा गया है कि जिन बच्चों के दाँत आगे होते हैं, उनको साथ वाले बच्चे जो वो बुली कर रहे होते हैं। बगी टीथ कह देते हैं, या कुछ रैबिट्स कह देते हैं, किसी तरह, तो उसके साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को सबसे पहले जज करना होता है। तो इसी वजह से चाहे किसी डेंटिस्ट के पास, चाहे किसी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास पेशेंट आता है, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे से होना चाहिए, या वो करते भी होंगे
कि आप क्यों लगवाना चाह रहे हैं? क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन जस्ट आस्क फ्रॉम द पेशेंट, आप क्यों लगवाना चाह रहे हैं? तो जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं आती, उस वक़्त तक ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। सेकंडली साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अलावा कैरीज़ का रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब दाँत टेढ़े-मेढ़े होते हैं, वहाँ पे खाना फँसने की चांसेस ज़्यादा होता है। प्लस उसकी क्लीनिंग जो है वो इफ़ेक्टिवली नहीं हो सकती, क्योंकि एक आप खुद सोचें, एक रूम है वो पूरा मेसी हुआ हुआ है, वहाँ पे चीज़ें आगे-पीछे रखी हुई हैं, उसको क्लीन करना मुश्किल होगा। बट वन्स द टीथ आर इन लाइन और उनकी अलाइनमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, तो उनको क्लीन करना जो है वो बहुत ईज़ी रहता है। तो लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ के लिए, मीन गम्स की हेल्थ के लिए और टूथ की हेल्थ के लिए, मीन इन टर्म्स ऑफ कोई गम्स की डिज़ीज़ ना हो या टूथ में कोई कैविटी ना लगे, उन चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए ब्रेसेस अगर किए जाएँ, मीन इन अ सेंस के जब वो अलाइन अच्छे होंगे, तो क्लीन करना आसान हुँ। होगा। तो उसके लिए भी लाज़िमन है। सो इट्स ऑल फिज़िकल, देयर इज़ नो लाइक इसको भी दवाइयों से नहीं ठीक कर सकते। नहीं, नहीं, नहीं। अनफॉर्च्युनेटली इट्स जो डेंटिस्ट्री है वो डेंटल सर्जरी कहलाती है, और सर्जरी में कुछ ना कुछ हाथ लग इंटरवीन करना पड़ेगा। तो काश हम कुछ दवाइयों से ही कर सकते। आपने बड़ी अच्छी एक बात की है बीच में दवाइयों के मुतालिक। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं दाँत में दर्द और डॉक्टर साहब दवाई दे दें, और मैं उनको एक सिर्फ़ एक बात कहता हूँ कि अगर दवाइयों से इलाज होता तो मैंने कहीं न कहीं कोई शेल्फ़ बनाया हुआ होता जहाँ पे मैंने दवाइयाँ रखी होती बेचने के लिए। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। सही। तो डेंटल के साथ एक ये इफ़ेक्टिव होती हैं मेडिसिन्स, लेकिन एक अनफॉर्च्यूनेट थिंग ये है कि जब तक आप कोई इंटरवेंशन नहीं करते, टूथ पेन हुँ। का या किसी भी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा होता। Say, is there any other thing that you want to talk about braces specifically? जो मैम obviously I'm not a डॉक्टर, सो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है बच्चों को बताना कि जब आपके ब्रेसेस लगाओ तो खाने में क्या एहतियात करनी चाहिए और कितना ड्यूरेशन और कॉस्ट के हवाले से भी हमें थोड़ा बताएं कि इसकी क्या मुझे तो याद पड़ता है बड़ा महंगा था मेरे ब्रेसेस तो। अच्छा, देखिए डेफ़िनिटली ब्रेसेस एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है, लेकिन हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप बाकी जगहों से कंपेयर करें, हुँ। तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बहुत महँगा है। नहीं, हम तो पे अपनी बात करते हैं ना, आप क्या अर्बन कराची की जो लेकिन जहाँ आप पे देखें, ब्रेसेस कंफर्टेबल होता है। वन्स आप उसको पुट अप कर लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जस्ट लाइक हार्ड नट्स, कैरेमल कैंडीज़। फ्रंट से कुछ चीज़ बाइट नहीं करनी होती, जो भी चीज़ है वो कट करके पीछे के दाँतों से च्यू करनी होती है, और नॉर्मल आपकी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, ब्रशिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ब्रशिंग अच्छी करते हैं तो ब्रशिंग आप अच्छी कैरी कर सकते हैं, ठीक है? हुँ। ब्रशिंग की फ्रीक्वेंसी हम अक्सर इंक्रीज़ करवा देते हैं, थ्राइस अ डे भी करवा देते हैं, व्हेन द पेशेंट इज़ नॉट अ, मेंटेनिंग द ओरल हाइजीन इन अ प्रॉपर वे। तो ये चीज़ हो सकती है कि हम ब्रशिंग ज़्यादा करवा दें, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, सेकंडली 1-2 चीज़ें मैं मज़ीद ऐड ऑन करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी मिथ है कि ब्रेसेस सिर्फ़ बच्चों में लग सकता है। हुँ। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक है, आपके दाँत ठीक हैं, उनमें कैविटीज़ नहीं है, अगर कोई गम्स की डिज़ीज़ नहीं है और आपको कोई मेडिकल डिज़ीज़ नहीं है, लाइक डायबिटीज़ नहीं है, या इफ यू आर हेल्दी एंड फाइन एंड फिट, तो किसी भी एज के अंदर आप ब्रेसेस लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने करियर के अंदर एक आई आई गेस रफली अराउंड 68 और 72 ईयर ओल्ड पेशेंट्स के भी ब्रेसेस लगाए हुए हैं। एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर अ, दैट? अ अ, एक का तो कॉस्मेटिक रीज़न था और ठीक। एक हमारी कंसल्टेंट थे, तो उनका ये रीज़न था कि कैविटीज़ बहुत हो रही थी और उनको उनके बच्चों को ब्रेसेस लगे, तो उन्होंने देखा कि इनके तो अच्छे लग रहे हैं, तो मैं क्यों ना लगवा लूँ। सही। तो डेफ़िनेटली फिर हम उन पे भी शिफ्ट हुए थे, और उनकी भी काफ़ी प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट्स थे। Right. So, what I'm seeing, like witnessing around oral health, कि there's a lot of cosmetics involved in it. अभी क्लीनिंग के बहुत सारे पैकेजेस आते हैं कि आप अपने दांत साफ करवा लें, वाइटनिंग करवा लें. So, what is that whitening phenomenon in teeth? क्या हमेशा ही दांत सिर्फ सफ़ेद होते हैं? और because I've heard कि जैसे जो लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उनके दांत थोड़े से it goes towards the yellowishness. So, it's a whole marketing for the whitening, teeth whitening. और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अच्छा, देखिए, जहाँ तक स्केलिंग और क्लीनिंग की बात है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ये रिकमेंड करती है कि एवरी 6 मंथली जो है वो स्केलिंग करवानी चाहिए। जहाँ तक व्हाइटनिंग की बात है, तो व्हाइटनिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि व्हाइट टीथ आर नॉट ऑलवेज़ द हेल्दी टीथ। हुँ। हाँ, अगर आप येलो टीथ डेफ़िनिटली एक एस्थेटिकली प्लीज़िंग नहीं लग रहे होते,
तो अगर आपका कोई ओकेज़न है या फिर डेफ़िनिटली ज़्यादातर लोग ओकेज़न्स में ही करवा रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई ओकेज़न है, तो उसमें जो है वो अगर आप व्हाइटनिंग करवाते हैं, तो वो रफ़ली अराउंड मैक्सिमम 2 इयर्स तक जो है वो अपना जो शेड लाइटर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग और व्हाइटनिंग, वो शेड जो है वो रहता है, उसके बाद रिटर्न बैक हो जाता है टू इट्स ओरिजिनल शेड। तो वो क्या करता है, एक डार्कर शेड को एक लाइटर शेड पे कन्वर्ट कर देता है सही। और उसमें इनिशियली थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होती है, वो भी हम साथ में उसको माउथ वॉश, टूथपेस्ट, इस तरह की चीज़ों के साथ जो है वो हम मैनेज कर लेते हैं। सही। एंड दूसरा मुझे बताएँ कि ये जो जब आप अ, आजकल टूथपेस्ट वगैरह और इनके बारे में सुनते हैं कि इसमें फ्लोराइड होता है, एसएलएस होता है, लॉरेट सल्फेट होता है। सो इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अक्सर कहते हैं कि जो है हार्मोनल इफ़ेक्ट्स भी आते हैं इसके अंदर। सो कौन-सा टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करें? ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए? कोई कहता है नाश्ते से पहले नहीं करो, बाद में करो एंड there's a whole lot of debate on social media about the oral health. So, what does the doctor say on that? अच्छा, So, let's clear the myths. अ, एक तो देखें, ब्रशिंग टेक्नीक सबसे पहले प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक जी। है? वन्स आपकी ब्रशिंग टेक्नीक जो है वो प्रॉपर है, तो दिन में 2 दफ़ा करना चाहिए, एक रात सोने से पहले और एक सुबह नाश्ता करने के बाद, Not ठीक है? पहले. नॉट पहले। Any देखिए, reasons for that? हाँ, एनी पहले रीज़न क्यों देखिए, नहीं? आपने रात सोने से पहले अगर ब्रश कर लिया है, तो आपका जो ओरल कैविटी के अंदर आपने कोई चीज़ कंज़्यूम तो नहीं की हुई, तो वो आपके जो माउथ है वो क्लीन है, ठीक है? और नाश्ता करने के बाद इस वजह से कि आपने नाश्ता कर लिया, जो फूड पार्टिकल्स या जो चीज़ें आपके दाँतों के साथ स्टक हो गई हैं, वो जब आप ब्रश करेंगे और दोपहर तक का जो आपका एक गैप आएगा बहुत लंबा, उस वक़्त तक जो है वो आपकी ओरल हेल्थ को वो मेंटेन करके रखेंगी चीज़ें। तो नाश्ते की बात करना होता है, नाश्ते से पहले नहीं, और रात सोने से पहले। तो नाश्ते Right. के बाद इज़ द प्रॉपर टाइम, तो रात सोने से पहले और नाश्ते के बाद। And what kind of a brush do you recommend? Soft, hard? अच्छा, There's so many like brushes now available. अच्छा अभी तो चारकोल ब्रश भी आ गया है। डॉक्टर्स कहते हैं चारकोल सोडा वाइट जो कि हमारा ट्रेडिशनली यूज होता है दंदास से मिसवाक. What do you have to say about all that? देखें, जहाँ तक बात है ब्रश की, तो ब्रश हमेशा सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए। हार्ड ब्रश से आप अपने दाँतों को डैमेज करेंगे, पहली चीज़। अ, दंदासे वगैरह के देखिए मेडिकली तो बहुत ज़्यादा कुछ इतना उसके बारे में शायद मेरी नॉलेज में ना हो। मसवाक इज़ डेफिनिटली गुड, ठीक है? क्योंकि मसवाक के ऊपर बहुत सी रिसर्चेज़ भी आई हैं, प्लस इट्स सुन्ना टू, ठीक है? तो आप मसवाक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नमक मिला के, नींबू छिड़क के, हाँ, देखो, हल्दी मिला के। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो नमक आ गया, ये चीज़ें, ये एब्रेसिव के अंदर आएँगी। तो जिसमें पार्टिकल्स वगैरह होंगी एब्रेसिव, तो ये दाँत की ऊपर वाली लेयर को रब करना शुरू कर देती है। तो किसी भी तरह की ये जो मंजन है स्पेशली, तो कोई भी एब्रेसिव चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ठीक है? कुछ टूथपेस्ट के अंदर भी होता है, लेकिन वो बहुत फाइन होते हैं, तो वो भी आप रेगुलर बेसिस पे कोशिश करें कि ना यूज़ करें। रिगार्डिंग द टूथपेस्ट, हमारे यहाँ पे क्योंकि वाटर फ्लोरिडेशन नहीं है, वेस्ट के अंदर वाटर के अंदर फ्लोराइड लेवल मिला दिया जाता है ताकि उनके बच्चों के दाँत जो है वो महफूज़ रहें। इस वजह से वो अपने फ्लोराइड जो उनके टूथपेस्ट हैं वो उनमें लो लेवल ऑफ फ्लोराइड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं ताकि फ्लोराइड टॉक्सिसिटी ना हो। हमारे यहाँ पे क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं और बहुत सी स्टडी नहीं है, हो सकता है हमारे पानी के अंदर नेचुरली फ्लोराइड हो। जैसे कुछ कुएँ हैं जो हमारे इंटीरियर्स वगैरह की साइड के ऊपर होते हैं बलूचिस्तान में या गाँव वगैरह के अंदर, वहाँ पे फ्लोराइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो वो वहाँ से जब बन लोग फ्लोराइड कंज़्यूम यानी पानी कंज़्यूम कर रहे होते हैं, तो उनके दाँतों के अंदर वो फ्लोरोसिस करवा देता है। फ्लोरोसिस मकसद वो इनके दाँतों को इतना हार्ड कर देता है कि वो चॉक की तरह ब्रिटल हो जाते हैं, तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं दाँत और उनमें कैरीज़ लगना शुरू हो जाती है। कैरीज़ आप बार-बार यानी कह रहे हैं, कीड़े। कीड़ा ओह लगना। या तो वो लगना शुरू हो जाती है। तो फ्लोराइड नॉर्मली हमारी अर्बन एरियाज़ के अंदर मेरा नहीं ख़्याल कि फ्लोरोसिस इतनी ज़्यादा कॉमन है। अगर कोई बोर का पानी या वेल का पानी लेता है तो उसमें देखना पड़ेगा कि उस एरिया में कितनी ज़्यादा हुँ, है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे फ्लोरोसिस नहीं है इन कराची स्पेशली। सही। एंड व्हाट अबाउट चारकोल? Because the doctors and baking soda as well. कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। बेटर ये है कि आप कुछ दूसरे टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करें। अ, पब्लिसिटी स्टंट्स हैं तो उस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सही मतलब मार्केटिंग गिमिक्स से अवॉइड जी, जी। करके। कैन यू रिकमेंड अ गुड टूथपेस्ट? अच्छा, जो कि इज़िली अवेलेबल हो हमारी मार्केट के अंदर?
अच्छा, क्योंकि पहले तक हम लोगों को कोलगेट रिकमेंड कर रहे होते थे, तो वो हुँ, मैं बिल्कुल भी अब नहीं करता बिकॉज़ ऑफ ओके, द बायकॉट थिंग, ठीक है? ठीक टू है। बी वेरी ऑनेस्ट। हुँ, तो प्रोटेक्ट का मैं उन लोगों को, अगर वो सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, उनका एक एन स्माइल है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी के थोड़े-से इश्यूज़ रहते हैं, वो बड़े नहीं, मार्ट से मिल उसमें आसानी से मिल जाए और लोकल प्रोटेक्ट के की दुकान डिफरेंटली से। प्रोटेक्ट जी है, वो उनका बहुत रेडिली अवेलेबल होता है, बट आई फाउंड प्रोटेक्ट स्माइल बेटर देन प्रोटेक्ट जी इन टर्म्स ऑफ जी, टेस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ रेगुलर यूज़। तो प्रोटेक्ट के ही आप डिफरेंट यूज़ कर लें, और इसके अलावा पाकिस्तानी काफ़ी हैं, वो फॉरेन्स वगैरह है, तो कीप ऑन चेंजिंग एंड आप एक यूज़ कर लें, उसके बाद दूसरे के ऊपर चले जाएँ। तो यहाँ के लोकल जो अब पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, दे आर क्रिएटिंग अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट, तो बेहतर है अपने लोगों को सपोर्ट की जाए। एंड देयर आर द काइंड ऑफ टूथपेस्ट जो सेंसिटिव टूथ के लिए होते हैं और हम देखते हैं जैसे पेरेंट्स हमारे एज कर रहे होते हैं, सो सेंसिटिविटी बढ़ती रहती है। सो डू यू हैव एनी टिप्स हाउ टू कंट्रोल सेंसिटिविटी? फिर डायबिटीज़ से भी आई थिंक ओरल हेल्थ का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अ, सो व्हाट डू डेफ़िनेटली डायबिटीज़ से बहुत गहरा ताल्लुक है। डायबिटीज़ क्या करता है कि जो मसूड़े हैं और जो हड्डी है, उसको घुला के नीचे लेके जाना शुरू करते हैं, तो मोबिलिटी आने के चांसेस होते हैं इन क्या ओरल दोबारा कैविटी में। बोल सकती हैं? मोबिलिटी, दाँत हिलना शुरू होता है, ठीक अच्छा। है? क्योंकि मसूड़े जब अपनी जगह छोड़ रहे होते हैं और हड्डी अपनी हुँ, जगह छोड़ती है, तो दाँतों के हिलने का एक मसला आता है। तो ऐसे में ब्रशिंग टेक्नीक बहुत अच्छी हो, सेकंडली स्केलिंग रेगुलर बेसिस के ऊपर, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट तो लाज़मन करवाएँ। क्या ठीक, चीज़? स्केलिंग दाँतों की सफाई दाँतों की सफाई फ्रॉम स्पेशलिस्ट ताकि फ्रॉम, हाँ, प्रॉपर ताकि उनकी कैविटी ना लगे। हाँ, नहीं उनके, ताकि मसूड़े भी जो हैं वो हेल्दी रहें, ठीक है? थर्ड, डायबिटिक कंट्रोल हो, क्योंकि वो उनकी हुँ, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी जो है वो नुकसानदेह है। चौथी चीज़ ये कि जो सेंसिटिविटी के बारे में आपने मुझसे पूछा था, तो सेंसिटिविटी के लिए कोई सा भी सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करें, उसको जो है वो उससे ब्रश करके, यानी पहले आप उसको लोकली अप्लाई कर दें विद सॉफ्ट टूथ, यानी विद द टूथब्रश या फ्रॉम योर फिंगर, और उसके बाद ब्रश कर लें, और जो फ़ोम है उसको सिर्फ़ स्पिट कर लें, बार-बार रिंस ना करें, ताकि उसके अंदर जो सॉल्ट है, वो आपकी ओरल कैविटी में रहे और दाँतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना शुरू करे, त ताकि सेंसिटिविटी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि सेंसिटिव टूथपेस्ट, जैसे कुछ ब्रांड्स हैं हमारे, वो लोग सेंसिटिव टूथपेस्ट रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, दे आर नॉट द वन फॉर रेगुलर यूज़, ठीक है? आप रेगुलर they बेसिस पे और write on their brands that you can use it daily, like Sensodyne, I would say it's expensive brand, but they said we have बेहतर daily use बेहतर it है as सेंसिटिव well. टूथपेस्ट इज़ टू यूज़ इट व्हेन यू हैव सेंसिटिविटी एंड थिंग्स लाइक सो। रेगुलर बेसिस के ऊपर आप रेगुलर टूथपेस्ट यूज़ करें, दैट्स Hmm, मोर बेटर, that's more better. ताकि दैट्स वो मोर। आपके दांतों को आदत ही ना पड़ जाए ना, वो सेंसिटिव ही हो जाए फिर तो हसासियत से उनको बचाने के लिए बिल्कुल ठीक। एंड एनी अदर थिंग यू वांट टू टॉक रिगार्डिंग ओरल हेल्थ? मेरे ख़्याल से काफ़ी बातें तो हो चुकी हैं रिगार्डिंग ओरल हेल्थ। अ, इसके अलावा अगर आप ओरल हेल्थ की बात करें, तो डेफ़िनेटली आजकल एक बहुत अ, चीज़ चली हुई है, हॉलीवुड स्माइल या एस्थेटिक्स की तरफ। हुँ। तो कोई भी प्रोसेस करवाने से पहले जस्ट उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लिया करें, एंड ट्राई ये किया करें कि स्पेशलिस्ट बेस्ड जो है वो किसी स्पेशलिस्ट से ही काम करवाएँ। या फिर अगर जनरल डेंटिस्ट से भी काम कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू सी देयर प्रीवियस केसेस एज़ वेल। मतलब पूछ के जाएँ डॉक्टर साहब की रेपुटेशन कैसी है। अच्छा, कीड़ों के जो बच्चों में कीड़े लगते हैं अगर उस पे थोड़ी हम बात कर लें। कभी-कभी देखा है कि पूरे-पूरे कैंडी खा के पूरे दाँत ही पे कीड़े होते हैं और वो पेट में जा रहा होता है खाना मेरे ख़्याल से, तो आई थिंक इट इज़ उसको कंट्रोल बच्चों को कैसे बोलें भाई कि ब्रश करो आफ्टर हैविंग चॉकलेट? अच्छा देखिए, इसमें बच्चों से ज़्यादा मैं समझता हूँ पेरेंट्स का कसूर है, बिल्कुल सही। ठीक है? देखिए बच्चा, हम उसको मीठा खाना उसको बचपन से तो नहीं पता होता, हम ही उसको आदत डालते हैं। ठीक है, अगर उसको पता भी है और अगर उसकी हैबिट डल चुकी है, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट से एक बात कहता हूँ कि इसको मना ना करें। हुँ। अच्छा, जब कभी भी हम मीठा खाते हैं, तो होता क्या है कि ओरल की पीएच जो है वो ड्रॉप करती है, और जो ओरल के अंदर ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो दाँत के ऊपर हमला करना शुरू करता है, ठीक है? पीएच इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ ओरल एक पीएच होती है, ठीक है? ठीक है। तो जैसे ही वो पीएच ड्रॉप करती है, वो एक्ट करना शुरू कर देता है। हुँ, तो जब-जब हम मीठा खाते हैं, ओरल की पीएच ड्रॉप करती है। ओके। मैं उनसे ये कहता हूँ कि दिन का एक ख़ास वक़्त ऐसा निकाल लें, उनको बोलो कि आपको मीठा इस टाइम मिलेगा।
सही, दिन भर का मीठा खाना है, इस टाइम पे खा लो और उसके 5 से 10 मिनट के बाद आप उनको ब्रश करवा लें, ठीक है? सही। सेकंडली बहुत चीज़ नर्सिंग बॉटल कैरीज़ होती है, ये जो फीडर की वजह से हो रही होती है। जब बच्चे रात को मीठा दूध या दूध के अंदर चीनी या जामे शीरी वगैरह एक बहुत कॉमन चीज़ है, या कोई भी फ्लेवर वगैरह जो मीठा हो, वो ऐड ऑन करके बच्चे को हम रात में पीने के लिए दे देते हैं। रात में फीडर ना दें। एंड दैट इज़ डेट्रिमेंट हाँ, टू दैट इज़ टू डेtrimental। तो रात में काइंडली ना दें, और अगर रात में आपने मीठा दे भी दिया है, तो उसके बाद या तो वो अगर बच्चा सो गया तो मलमल का कपड़ा लेके उसके दाँतों को वाइप कर लें किसी तरह से, हुँ, क्योंकि अब आप उसको उठा के ब्रश तो करवाएँगे नहीं। या तो आप उसको फीडर के अंदर ही वाटर दे दें, ताकि वाटर वो पीता रहे तो वो चीज़ें वॉश आउट हो जाएँ। एंड जब एक दफ़ा कीड़ा लग गया, तो फिर कुछ डॉक्टर्स को मैंने सुना है वो कहते हैं कि अब तो इसकी दूध के दाँत है टूट जाएँगे तो लगा रहने दो। हो व्हाट डू यू एडवाइस? अच्छा देखिए, अक्सर पेशेंट्स और पेरेंट्स आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो दूध का दांत है। देखिए, अल्लाह पाक ने हुँ, कोई भी चीज़ बगैर मकसद के नहीं दी। सही। तो उसका एक टाइम फ्रेम है, उसको वो टाइम फ्रेम जो है वो पूरा कर लेना है। अब एक बच्चा है, उसके एक दाँत में कीड़ा लगा हुआ है और उस पेशेंट को दर्द हो रहा है। अब वो बच्चा 4 साल का है, हुँ, उसकी जगह जो दाँत आना है वो 12 साल में आना है। वो 8 साल वही पेन, वही ट्रॉमा क्या बर्दाश्त करता रहेगा? तो ऐसे में मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अगर आपको डेंटिस्ट या आपका डॉक्टर एडवाइस करे तो उस दाँत की ट्रीटमेंट करवा लिया करें। सही। सिर्फ़ इस बेसिस के ऊपर कि नहीं डॉक्टर साहब ये गिर जाना है, तो बच्चे को इतना लंबा एंटीबायोटिक्स पे ना रखें। बहुत ज़्यादा पेन जो है वो उस पेन से उसका को सफ़र ना होने दें। तो अगर तो दाँत आने के अंदर बहुत टाइम है और आपको ये डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको या तो निकलवा दें या तो इसकी रूट कैनाल करवा लें, बेबी टूथ की रूट कैनाल जो पल्पेक्टोमी कहलाती है। अगर वो रिकमेंड कर रहा है तो डेफ़िनिटली यू शुड गो फॉर इट। हम लोग नेग्लिजेंस करते हैं, यानी मैं अगर 15 पेरेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि आप कर लें, तो माइट बी शायद कोई एक बोलता होगा कि हाँ, कर लें। वरना सारे कहते हैं डॉक्टर साहब छोड़ें ये तो गिर ही जाता And that's very because your mouth is your open to your gut है। हाँ, तो और ये चीज़ें जो हैं वो डेफ़िनिटली इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हुँ, अपने डॉक्टर की एडवाइस को सुनना चाहिए। सुनना चाहिए बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में भी इस वक़्त जो है क्राइसिस है और बच्चे और जो हमारी औरतें हैं वहाँ पे दे आर हैविंग अ वेरी डेvastating सिचुएशन सो इन द एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द पैलेस्टाइन मिज़री दैट इज़ हैपनिंग? अच्छा, यहाँ पे डेफ़िनेटली हमारी जो हुकूमत है या फिर हमारी जो चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको एक रोल प्ले करना चाहिए ताकि उनकी वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ पे अमन आए, उसके लिए। और उसके बाद वहाँ पे उन लोगों को जो मुश्किलात हैं, उनके अज़ाले के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इस लिहाज से डेफ़िनेटली ओरल हेल्थ भी उन्हीं चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे लोग हो सकता है इन चीज़ों से भी सफ़र कर रहे हों। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ से डॉक्टर्स की टीम भेजी जानी चाहिए जो कि वहाँ के लोगों का जो है वो इलाज करें, क्योंकि वो हमारे ही बहन-भाई हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इट हैज़ बीन अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू अबाउट द ओरल हेल्थ एंड कितने इम्पोर्टेंट है हमारे दाँत मतलब अगर आपके दाँत ना हो जब बुड्ढे हो जाते हैं या दाँत टूट जाए तो फिर कितना ज़्यादा नुकसान होता है। सो प्लीज़ लिसन टू योर डॉक्टर, डोंट टेक इट लाइटली। आपकी ओरल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपकी और कोई हेल्थ के डेफ़िनेटली, रिलेटेड मैटर्स है। सो टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड इफ यू हैव गुड टीथ, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। टेक केयर। थैंक यू सो मच।